मंडे नाइट रॉलेंस तो आजकल नहीं होता है, लेकिन मंडे नाइट रॉ की शुरुआत होती है जिसमें सुपरस्टार्स को अरीना के अंदर एंटर करते हुए दिखाया जाता है। ड्रू मैकिंटायर और ब्रॉन ब्रेकर आते हैं, लेकिन भाई डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन एक लूचा कार में आते हैं जिसे वो डांसिंग कार बना लेते हैं। भाई डोमिनिक है भाई, वो अपने असली बाप की औलाद है भाई, उसने साबित कर रखा है वो एडी गेरेरो का ही बेटा है भाई, वो रे मिस्टीरियो का बेटा नहीं है भाई। क्योंकि भाई इस गाड़ी को देखकर, ये गाड़ी ऑफ कोर्स नॉट भाई एडी गेरेरो की ही गाड़ी है और शायद ये WWE का एक तरीका है एडी गेरेरो को ट्रिब्यूट देने का, तो भाई बहुत बढ़िया है भाई। और डोमिनिक के साथ इसको रिलेट करके भाई इसे और ज्यादा बढ़िया बना दिया जाता है। और भाई इस लुच्चा लो राइडर जो गाड़ी है भाई, ये इसको तो GTA की गेम में ही चलाया भाई, क्योंकि असली में तो चलाने की औकात है नहीं। वेल अपने दुखड़े साइड करते हैं, रॉकी के बारे में बात करते हैं। जब ये लोग यहाँ पर अपनी डांसिंग कार से निकलते हैं तो सामने से भाई दो मॉन्स्टर आपस में भिड़ रहे होते हैं और जाकर सारे स्ट्रक्चर को नीचे गिरा देते हैं, तबाही मचा देते हैं भाई। शो के स्टार्टिंग में ही ब्रॉन स्ट्रोमन और ब्रॉन्सन ब्रीड है, जिसके ऊपर ध्यान ना देते हुए डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन जाकर मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करते हैं। लिव मॉर्गन भाई अपने गुणगान करने लगती है कि मैंने रिया रिप्ली से सब कुछ छीन लिया है, जजमेंट डे, ये वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप और दुनिया का सबसे हैंडसम बॉय डोमिनिक मिस्टीरियो। जिसके बाद रिया रिप्ली खुद यहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि देखो तुम लोगों को भागने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ बात करने आई हूँ और मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करूंगी, तो तुम रिंग के अंदर ही रुको। जिसके बाद रिया रिप्ली रिंग के अंदर आती हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो को ये कहते हैं कि तुम्हें बड़ा शौक है हर एक के मैच में और इस लिव मॉर्गन को बार बार बचाने का, तो सुनो, जब बैड ब्लड में हमारा मैच होगा तो तुम हवा में लटके रहोगे एक शार्क केज में, जहां पर हम दोनों नीचे लड़ेंगे और मैं पूरी तरीके से बैंड बजाऊंगी इस लिव मॉर्गन की, और वो सारा नजारा तुम ऊपर से एक अच्छे व्यू के साथ देखोगे जब मैं इसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगी। और मैंने एडम से भी इसके बारे में बात कर लिया और ये चीज ऑफिशियल हो चुकी है। मैं बस तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में बताने आई थी और मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करूंगी, तो मैं वो अपने शब्द वापस लेती हूँ। जिसके बाद रिया रिप्ली यहाँ पर लिव मॉर्गन को एक हेडबट बजाकर यहाँ से निकल लेती हैं और भाई ये मैच ऑफिशियल हो चुका है। इसका एक ऑफिशियल ग्राफिक आ चुका है जिसमें डोमिनिक मिस्टीरियो अभी भी इसमें मजे ही कर रहा है भाई। लेकिन इसके ऊपर भाई रिएक्शन आता है, जेम्स एजवर्थ का ये रिएक्शन निकल के आता है कि डर्टी डॉम, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही होगी, क्योंकि भाई जेम्स एजवर्थ खुद भी जो है एक स्टार केज मैच में रह चुके हैं जहां पर वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए कार्मेला वर्सेस आस्का का मैच हुआ था भाई, जो कि एक्चुअल में भाई मुझे याद नहीं था। मुझे अगर कोई पिछला मैच याद आता है जो शार्क केज वाला, तो वो मुझे याद आता है भाई रेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के ऊपर केविन ओवेंस वर्सेस रोमन रेंस का, द बिग डॉग रोमन रेंस का मैच, जिसमें भाई क्रिस जेरिको ऊपर शार्क केज में टंगे हुए थे। तो भाई मुझे पर्सनली वही याद आता है। तुम्हें और कोई याद है तो भाई मुझे बता सकते हो कमेंट में, जो अभी रिसेंटली न्यू मॉडर्न एरा में हुआ हो। तो भाई ये वाला जो वुमेन्स वाला मैच था, तो ये तो भाई जेम्स एजवर्थ ने याद दिला दिया, वरना तो भाई मुझे तो बिल्कुल ये भी याद नहीं था, जबकि मैं देख चुका हूँ भाई ये पूरा मैच लाइव। तो भाई ऐसी चीजें हो जाती है भाई, भूल जाते हैं कुछ चीजें भाई। लेकिन भाई जेम्स एजवर्थ को वापस आ जाना चाहिए जहां तक मुझे लगता है WWE में, क्योंकि काफी एंटरटेनिंग बंदा है। लेकिन जब ये बात इन दोनों को पता चलती है, डॉम और लिव को, तो भाई वो बैक स्टेज में जाते एडम से कहते कि तुमने ऐसा किया क्यों। जिसके बाद एडम पेस ये जवाब देते हैं कि तुम डोमिनिक हर एक मैच में, वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के हर एक मैच में तुमने अपनी टांग अड़ाई है, जिस वजह से तुम्हें इस शार्क केज में डालना पड़ेगा और ये ऑफिशियल है। जिसके बाद डोमिनिक कहता है कि अबे वो मैं नहीं था, वो तो टॉम था। तो भाई यहाँ पर R-Truth के बातों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं भाई डोमिनिक मिस्टीरियो, क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो को R-Truth जो है टॉम निक बुलाते थे, कहते कि वो दो अलग इंसान है ना, जिसका कोई फायदा नहीं होता है। एडम पेस कहता है कि तुम चाहे कुछ भी बकवास करो, ये मैच होगा। तो भाई यहाँ पर जो ये हुआ, क्या ये R-Truth का टीज है कि R-Truth बहुत जल्दी रिटर्न करने वाले, तो भाई वो भी काफी इंटरेस्टिंग होगा अगर वो जजमेंट डे की स्टोरी में वापस से जुड़ जाते हैं, काफी मजा आएगा। तो एडम तो ऐसा बोल के यहाँ से चले जाते हैं मैच को ऑफिशियल करके। जिसके बाद यहाँ पर जेडी और कार्लिटो आते हैं, उनको लिव मॉर्गन कहते हैं कि कार्लिटो आज जाकर तुम ड्रैगन ली की बैंड बजा देना। जिसके बाद जब वो बैंड बजाने जाते हैं ड्रैगन ली की, तो रास्ते में उन्हें आइल्जा ड्रैगन नोवा मिल जाते हैं और आइल्जा ड्रैगन नोवा कहते हैं कि आज तुम्हारा भाई फिन बैलर नहीं आया क्या, वो तो मुझे देखने वाला था ना। जिसके बाद जेडी कहते हैं कि देखो देख, तो तुम्हें हम भी लेंगे आज रात और हम तुम्हें दिखा देंगे कि हम क्या हैं, देखो ड्रैगन ली के साथ हम क्या करते हैं। जिसके बाद आइजा ड्रैगन कहते हैं कि हाँ जाओ एक साथ जाओ। उसके बाद शो के ऊपर ड्रैगन ली वर्सेस कार्लिटो का एक मैच होता है भाई, जिसमें भाई जब ड्रैगन ली एंट्री करते तो एंट्रेंस के दौरान उन्होंने जो कपड़े पहने थे भाई बिल्कुल ड्रैगन टाइप, तो भाई वो मुझे काफी पसंद आया। जिसके बाद कार्लिटो भी आते हैं। शो के ऊपर ये हाई फ्लाइंग एक्शन मैच होता है जो कि काफी इंप्रेसिव होता है भाई, बहुत मजा आता है इस मैच में ड्रैगन ली के मूव्स को देखकर और कार्लिटो की बकवास हरकतें और जजमेंट डे की इन्वॉल्वमेंट, जिसमें भाई यहाँ पर रे मिस्टीरियो अचानक से आ जाते हैं और डोमिनिक के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसका फायदा उठाकर रिंग के अंदर ड्रैगन ली जो है पहले तो पिन फॉल करके जीतने का ट्राई करता है, लेकिन वहां पर किक आउट होता है। जिसके बाद ड्रैगन ली अपना ऑपरेशन ड्रैगन फिनिशर हिट करके पिन करके इस मैच को जीत जाता है ड्रैगन ली और NWO, यानी कि भाई नंबर्स गेम चाहे अच्छे साइड हो या फिर बुरी साइड, हमेशा तुम्हें एडवांटेज रहता ही है। जिसके बाद पता नहीं यहाँ पर ये शील्ड वाला साइन क्यों करते हैं। इसके बाद शो के ऊपर एक क्लिप भी दिखाई गई थी जिसमें
जिसमें डेमियन प्रीस्ट ये कहते हैं कि फिन बैलर तुम जो है मेरे साथ आए, रिया और रिफली और मैंने तुम्हें अपनी टीम में लिया। हमने एक चीज ट्राई की कि हम जो है पूरे रोस्टर में पूरे मंडे नाइट रॉ को हम रन करेंगे, हम रूल करेंगे, और हमने वो किया। उसके बाद जो है रिया रिफली चैंपियन बनी, मैं भी चैंपियन बना, लेकिन तुम थे वो जो जलते थे हमसे, और आखिर में तुमने दिखा दिया कि तुम क्या हो। कैमरा के सामने तुम जो है अच्छी यारी दोस्ती दिखाते, लेकिन कैमरा ऑफ होते ही तुम जो है गलत हरकतें करने लगते और हमारे पीठ पीछे छुरा घोपा तुमने समर स्लैम में मुझे हरवाया। और तुमने सही कहा था, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, मैं तुम्हारा भाई हो भी नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। तो भाई ये दोनों शो पर तो थे नहीं, डेमियन और फिन बैलर, तो भाई उनकी बस ये क्लिप दिखाई गई थी। वेल इसके बाद क्योंकि पिछले हफ्ते लुडविग केजर ने अटैक किया था सैमी ज़ेन के ऊपर और गुंथर ने मना कर दिया था मैच के लिए, तो यहाँ पर लुडविग केजर वर्सेस सैमी ज़ेन का एक बढ़िया सा मैट रेसलिंग मैच हमें देखने को मिलता है, जिसमें सैमी ज़ेन जो है टॉप रोप से सनसेट पावर बम हिट करते हैं। रिंग साइड पर अपना बेहतरीन सिग्नेचर जो लुडविग केजर अपना जो रिंग साइड पर जो वो बेसबॉल स्लाइड किक लगाता है भाई स्टील स्टेप्स में फंसाकर बंदों को, वो वाला भी इसमें हिट करता है भागकर वो, जिसके बाद रिंग के अंदर भाई 10 तक काउंट होने वाला था, लेकिन सैमी ज़ेन पहुंच जाते हैं और फिर एंड में लुडविग केजर अपना फिनिशर हिट करने का ट्राई करते हैं, लेकिन सैमी ज़ेन उसे रिवर्स करते हैं, एक जर्मन सुप्लेक्स लगाते हैं, उसके बाद अपनी हलवा किक हिट करते हैं लुडविग केजर के चेहरे पर, पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं सैमी ज़ेन और सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर गुंथर का म्यूजिक हिट हो जाता है और गुंथर आते हैं और वो कहते हैं कि बस बहुत हो गया। भाई गुंथर बिल्कुल लड़ने की पोजीशन में आ गए थे भाई, वो अपना सब कुछ निकाल के आए थे कि भाई आज मुझे लड़ना है। यहाँ पर इस तरीके से वो आए थे और उन्होंने माइक भी उठाया और कहने लगे कि मैं तुमसे पक गया हूँ सैमी ज़ेन, तुम बार बार जो है मैच मांगते रहते हो और तुम कहते हो कि तुम जहाँ चाहो वहाँ मुझसे लड़ सकते हो, तो यहाँ देखो हम कैलिफोर्निया में हैं और हम यहाँ पर लड़ सकते हैं अभी और इसी वक्त, लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा। तो भाई पहले तो पूरा हाइप करते हैं कि भाई चलो लड़ते हैं अभी इसी वक्त, उसके बाद भाई नो करके यहाँ से सिंपली चले जाते हैं गुंथर और सैमी ज़ेन को निराश करते हैं और पूरे कैलिफोर्निया को भी। लेकिन भाई शायद गुंथर के लिए यहाँ पर एडवांटेज हो सकती थी, क्योंकि सैमी ज़ेन बिल्कुल थक चुका था, अगर वो यहीं पर राइट नाउ मैच करवा लेता तो शायद भाई सैमी ज़ेन को वो हराकर जीत भी जाता पहले, क्योंकि भाई ज़ेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं भाई, बहुत सारी इनकी, जो ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे ज़ेवियर वुड्स बिल्कुल ही हील जाने ही वाले हैं, जिसके बारे में वो सोच रहे होते हैं स्टेज में बैठकर, और सैम वहां पर कोफी किंगस्टन आते हैं और वो कहते हैं कि देखो मैं समझ सकता हूँ क्या हो रहा है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम पहले कैसे थे, हम जो है वही करते हैं जो हम पहले क्या करते थे, हम पौपा बजाते हैं और बुडीज खाते हैं चलो। लेकिन ज़ेवियर वुड्स कहते हैं कि देखो ये सब हम तब करते थे जब हम जो है पॉपुलर थे, हम जो है टॉप पर थे, लेकिन अब हम वैसे नहीं है, हम जो है नीचे जा चुके हैं और हमें सीरियस होने की जरूरत है। जिस वजह से कोफी कहते हैं कि ठीक है यार तुम सबसे सीरियस हो जाओ और तुम सारे डिसीजन लोगे हमारे लिए। जिसके बाद यहाँ पर अमेरिकन मेड आकर चिढ़ाने लगते हैं भाई ज़ेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन को, और ज़ेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन कहते हैं कि देखो तुम्हारे पीछे अंकल हाउडी, जो बात सुनकर भाई डर भी जाते हैं यहाँ पर अमेरिकन मेड, और उसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हें इतना शौक है तो तुम लड़ते क्यों नहीं मुझसे, और ज़ेवियर वुड्स कहते हैं कि ठीक है, जिस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं यहाँ पर न्यू डे और अब ये मैच होगा। जिसके बाद यहाँ पर पैनकेक्स लेकर आए थे भाई एक बंदा, कोफी कहते हैं कि रहने दो अब नहीं चाहिए। जिसके बाद न्यू डे वर्सेस अमेरिकन मेड का एक टैग टीम मैच होता है, जिसमें भाई टॉप रोप से सुप्लेक्स देखने को मिलते हैं, जो कि अगर एक साथ लगते तो काफी ज्यादा मजा आता, लेकिन भाई एक एक करके भी लगते हैं। कोफी किंगस्टन को जब हॉट टैग मिलता है तो भाई वो माना ही नहीं जाता, क्योंकि रेफरी भाई फिर से यहाँ पर उलझ गया था, चैट गेबल ने उलझाया था, जिसका फायदा उठाकर यहाँ पर ज़ेवियर वुड्स को बुरी तरीके से धोते हैं। चैट गेबल रिंग साइड पर, जो कि इलीगल है भाई, वो चैट गेबल मैच में है भी नहीं तब भी मार रहा है, लेकिन फिर कोफी किंगस्टन को एक ऑफिशियली हॉट टैग मिलता है। कोफी किंगस्टन आकर अपना जलवा दिखाता है, ट्रबल एंड पैराडाइज भी बजा देता है, और फिर ज़ेवियर वुड्स को टैग देकर रिंग साइड पर छलांग लगाता है, और रिंग के अंदर ज़ेवियर वुड्स अपना एल्बो ड्रॉप हिट करने के लिए जाते हैं, लेकिन चैट गेबल फिर से मैच में इंटरप्ट करता है और यहाँ पर ज़ेवियर वुड्स का मत्था फिर जाता है और वो चैट गेबल को बजाने लगता है भाई, अपना मैच छोड़कर चैट गेबल को रिंग के अंदर लाता है, उसके ऊपर मुक्के की बरसात करता है, जिसका फायदा उठाकर यहाँ पर क्रीड ब्रदर्स कंट्रोल ले लेते हैं। कोफी किंगस्टन आते हैं, बचाने का ट्राई करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। क्रीड ब्रदर्स यहाँ पर एंड में ज़ेवियर वुड्स के ऊपर अपना फिनिशर हिट करके पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं और न्यू डे इस मैच को हार जाती है। जिसके बाद बैक स्टेज में न्यू डे जो है आपस में बात कर रहे होते और कोफी कहता है कि मैं समझ सकता हूँ वहाँ पर क्या हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद रे मिस्टेरियो यहाँ पर आते हैं और वो कहते हैं कि देखो पिछले हफ्ते जो कुछ हुआ वो, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं था तो मैं चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाया, लेकिन तुम लोग न्यू डे हो तो हम सब पॉजिटिव रहते हैं काफी। ज़ेवियर वुड्स कहते हैं कि देखो तुम्हें ऐसी बकवास बातें करने की जरूरत नहीं है और तुम हमारे बीच में आते ही क्यों हो। तो भाई काफी अकड़ के बात करने लगते हैं यहाँ पर ज़ेवियर वुड्स रे मिस्टेरियो से। रे मिस्टेरियो कहते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है तो मैं चला। जिसके बाद ज़ेवियर वुड्स भाई और भड़क जाते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, तुम्हारे पास फिन बैलर के लिए टाइम है क्योंकि वो एक वर्ल्ड चैंपियन है, तुम्हारे पास जो है खुद के लिए टाइम है क्योंकि तुम एक वर्ल्ड
चैंपियन हो, और कुंफी तुम भी तो एक वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हो ना पुराने, इसलिए तुम लोगों के पास एक दूसरे के साथ मिलने के लिए टाइम है, इसलिए तुम लोग मुझे इग्नोर करते हो क्योंकि मैं वर्ल्ड चैंपियन नहीं हूँ, मेरे पास कोई WWE चैंपियनशिप नहीं आई है अभी तक, इस वजह से तुम लोग मुझे अंडर एस्टिमेट करते हो। तो भाई जेवियर वुड्स का दिमाग फिर गया और कुछ नहीं। जिसके बाद रमेश तिवारी कहते हैं कि अच्छा अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, अगले हफ्ते तुम और मैं लड़ते हैं, मैं देता हूं तुम्हें अपना टाइम। जिसके बाद जेवियर वुड्स कहते हैं कि हाँ शौक से हम अगले हफ्ते जरूर लड़ेंगे। तो भाई इस भैंसबाजी का यही एक नतीजा होता है कि इन दोनों का अगले हफ्ते के लिए मैच सेटअप हो जाता है। उसके बाद जो है कुंफी भी ये पूछते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम काफी बदल रहे हो, और जेवियर वुड्स कहते हैं कि हमें बदलने की जरूरत है। दूसरी साइड यहाँ पर भाई द मिज जो है अपने मैच के लिए तैयार हो रहे हैं, और वहां पर कैरियन क्रॉस आते हैं और मिज कैरियन से कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, मेरा जो है ब्रॉन्सन ब्रीड से मैच है अभी। और कैरियन क्रॉस कहते हैं कि तुम्हें कितना बेकार लग रहा है कि तुम जो ब्रॉन्सन ब्रीड से लड़ रहे हो। मिज कहते हैं कि ये बेकार कैसे हो सकता है, ये मैंने खुद सेट करवाया है। जिसके बाद कैरियन समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम द मिज हो, मैं चाहता हूं कि तुम बाहर जाओ, तुम द मिज बनो, तुम वो हर चीज करो जो जीतने के लिए तुम करते हो, तुम द मिज बनो, तुम एक्चुअल में जो हो वो दिखो। वहां पर जो है ब्रॉन स्ट्रोमन है वो उससे भिड़ रहा है, तुम्हें उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम भी एक मॉन्स्टर बन सकते हो, क्योंकि भाई मॉन्स्टर जो है अलग अलग साइजेस में होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, तुम भी एक मॉन्स्टर बन सकते हो। मिज कहते हैं यार ठीक है मैं बनता हूँ मॉन्स्टर जाके, ठीक है। तो भाई यहाँ पर मिज तो अपनी एंट्रेंस कर लेते हैं, लेकिन जब ब्रॉन्सन ब्रीड की एंट्रेंस होती है भाई, और जब वो खड़े हो जाते हैं रिंग साइड पर आकर, वहां पर ब्रॉन स्ट्रोमन अचानक से अटैक कर देता है ब्रॉन्सन ब्रीड के ऊपर, उसे रिंग के अंदर भेजता है, और मिज आकर ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर चिल्लाने लगता है कि तुम जो है हमारे बीच में क्यों आए हो, मुझे मैच लड़ना था। लेकिन भाई ब्रॉन्सन ब्रीड जो एक सुसाइड डाइव हिट कर देता है मिज और ब्रॉन स्ट्रोमन दोनों के ऊपर, जिसके बाद ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स ऑफिशियल्स आ जाते हैं, जिन्हें भाई ये लोग धोने लगते हैं बुरी तरीके से, और ब्रॉन्सन ब्रीड तो भाई दो सिक्योरिटी गार्ड्स को सुनामी से चिपका देता है मैट के ऊपर, और ब्रॉन स्ट्रोमन भी दूसरी तरफ से हर एक सिक्योरिटी गार्ड को बुरी तरीके से धोता है। भाई अगेंस्ट लड़ने आए हैं, ऐसा लगता है जैसे टैग टीम में सिक्योरिटी गार्ड्स को धोने आए हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है। हर सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ से वहां उठा कर फेंक देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन और ब्रॉन्सन ब्रीड, और उसके बाद आपस में भी कोलाइड हो जाते हैं, एक साथ गिर जाते हैं नीचे। जिसके बाद ब्रॉन्सन ब्रीड तो रिंग साइड पर चले जाते हैं, और ब्रॉन स्ट्रोमन वो रिंग के अंदर ही होते हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें घेर लेते हैं, और एक बॉलीवुड वाला सीन हमें देखने को मिलता है भाई, जहां पर ब्रॉन्सन ब्रीड ऊपर चढ़ जाते हैं सुनामी के लिए। ब्रॉन स्ट्रोमन भाई सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को जो उसके ऊपर गिरे हुए थे उनको भाई बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में, जैसे साउथ और बॉलीवुड की मूवीज में होता है भाई, उस तरीके से फेंक के मारता है भाई, सबको यहाँ वहां बिखेर देता है, और फिर चढ़ जाता है टॉप रोप पर। ब्रॉक लेसनर और अंदर और बिग शो वाले मूवमेंट की याद आने लगती है सबको, और सिक्योरिटी गार्ड्स को भी याद आता है, तो भाई सब लोग जाकर इन्हें रोक लेते हैं और नीचे उतार देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन की, भाई ये सुप्लेक्स मत हिट कर दा वरना हमारी रिंग टूट जाएगी, पैसा का नुकसान हो जाएगा बहुत सारा, अभी तो बहुत सारे मैच भी बचे हैं। जिसके बाद यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन भाई सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को बुरी तरीके से पीटता है, और एक सिक्योरिटी गार्ड को भाई यहाँ पर रनिंग पावर स्लैम भी हिट कर देता है। उसके बाद टॉप रोप पर चढ़ जाता है छलांग लगाने के लिए रिंग साइड पर सारे सिक्योरिटी गार्ड्स और ब्रॉन्सन ब्रीड के ऊपर, लेकिन ब्रॉन्सन ब्रीड वहां से चला जाता है। तो भाई बहुत ही ग्रेटेस्ट ब्रॉल हमें यहाँ पर ये देखने को मिला था भाई इन दोनों के बीच, और भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, मतलब कि भाई ये इस शो की सबसे बड़ी हाईलाइट्स में से एक था भाई आज की। इसके बाद बैक स्टेज में कहते हैं कि शेमस का इंटरव्यू लेती है, और शेमस यहाँ पर कहते हैं कि सब लोग जो है कहो कि उसे बुच बुलाओ, सब लोग उसे बुच बुलाओ, वो डन नहीं है वो बुच है। जहाँ पर भाई बुच को बुरी तरीके से यहाँ पर ऑल आउट करते हैं एक मैच के लिए। शेमस कहते हैं कि भाई मैं आऊंगा तेरे लिए और तुझे बुरी तरीके से तोड़ने वाला हूँ। उसके बाद जैकी रेडमोन जो है वो एडम पियर्स का इंटरव्यू लेती है, और एडम पियर्स यहाँ पर अनाउंस करते हैं कि जो भी यहाँ पर हो रहा है ब्रॉन्सन ब्रीड और ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच, वो एक मॉन्स्टर की लड़ाई है और वो सब कुछ तबाह कर रहे हैं, तो इसलिए मैं उन्हें एक मैच में डाल रहा हूँ अगले हफ्ते, जहां पर लास्ट मॉन्स्टर स्टैंडिंग मैच होगा। लेकिन तभी पीछे से बहुत सारे चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं, तो और जाकर फिर एडम पियर्स देखते हैं तो पता चलता है कि भाई बैट से धो रहा है भाई शेमस को यहाँ पर, मैं बुची बोलूंगा भाई इसको, और बैट से छक्के वक्के लगा रहा था भाई, यहाँ पर छक्के चौके भाई सब कुछ छुड़ा देता है यहाँ पर शेमस के बुच भाई। तो इनका भाई अब कौन सा मैच होगा, T20 या टेस्ट मैच, क्योंकि भाई अभी तक तो सिर्फ टेस्ट मैच ही नजर आ रहा है, T20 तक तो भाई ये लोग पहुंचने से रहे अभी। इसके बाद शो के ऊपर ड्रू मैकिंटायर एंट्री करते हैं, क्योंकि भाई पिछले हफ्ते CM पंक ने ये अनाउंस कर दिया कि भाई मैं आ रहा हूं तेरे लिए हेल इन अ सेल में, अपने आप को मारने के लिए मैं तैयार हूं उस हेल इन अ सेल में जाकर मरने के लिए, ऐसा CM पंक ने कहा था, और अगर तू भी मरने को तैयार है तो आ जाना। जिसका जवाब देते हुए यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर ये कहते हैं कि देखो तुमने जो पिछले हफ्ते कहा मैंने सब सुना, और अब तुम भी सुन लो, तुम्हारी फैमिली मना कर रही है, मेरी फैमिली मना कर रही है इस मैच को लड़ने के लिए, कि हमें ये मैच नहीं लड़ना चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी फैमिलीज क्या कह रही है, ये WWE यूनिवर्स क्या कह रहा है, वो मैच होगा, और तुम चाहते हो कि उस मैच में मैं तुम्हें मार दूं तो मैं तुम्हें मारूंगा, तुम्हें बुरी तरीके से हर्ट करूंगा,
तुम्हारी धजिया उड़ा दूंगा और उसके बाद सीएम पंक की कहानी खत्म हो जाएगी। तुम अपने आप को बहुत बड़ा देवता, एक सुपर नेचुरल एबिलिटी समझते हो, अपने आप को डेविल कहते हो, वो तुम नहीं हो। मैं तुम्हें पहले भी तोड़ चुका हूँ, मैं तुम्हें फिर से तोड़ूंगा और उसके बाद सीएम पंक खत्म हो जाएगा। मिलता हूं तुम्हें हेल इन द सेल के पिंजरे में। जिसके बाद टोरमेंटर यहां से चले जाते हैं। तो भाई बैड ब्लड में बहुत ज्यादा ब्रूटल मैच होने वाला भाई इन दोनों का। शायद भाई टीवीज में सब कुछ सेंसर होने वाला है भाई उस मैच में। जिसके बाद भाई बैक स्टेज में यहाँ पर काबुकी वॉरियर्स हैं और हमारी जो ब्लैक टीम है भाई जेड कारगिल और बियांका बेलर, उनकी आपस में बातचीत होती है और वो क्लियर करते हैं कि आज हम जो है हराएंगे उन्हें और तुम्हारे लिए आएंगे टैग टीम टाइटल्स के लिए। जिसके बाद अनहोली यूनियन वर्सेस काबुकी वॉरियर्स का मैच होता है और अनहोली यूनियन में भाई आलजा डॉन बचती है भाई बाल आल्बा फायर को, अपने ही पार्टनर को एक मुक्का मारने से। जिसके बाद ये हॉट टैग मिलता है इयो स्काई को। इयो स्काई रिंग के अंदर आती है और भाई क्या मजेदार परफॉर्मेंस दिखाती है भाई इयो स्काई। और लेकिन भाई ज्यादा फायदा नहीं होता। एंड में यहाँ पर अनहोली यूनियन कंट्रोल बनाती है लेकिन कायरी सेन आकर मदद करती है इयो स्काई की। जिसके बाद एंड में यहाँ पर कायरी सेन रिंग साइड पर लगाती है अपना इंसेन एल्बो ड्रॉप आल्बा फायर के ऊपर और रिंग के अंदर एल्जा डॉन को मिलता है जीनियस ऑफ द स्काई मूव सॉल्ट एवर और पिन होता है 1 2 3 और इयो स्काई कायरी सेन इस मैच को जीत जाती हैं। और भाई डैमेज कंट्रोल की एक तीसरी मेंबर डकोटा काय अपने रिटर्न को भी टीज कर रही है अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर। लेकिन भाई ये मैच काफी बढ़िया था अनहोली यूनियन और काबुकी वॉरियर्स के बीच। जिसके बाद कैथिकली जो है बैक स्टेज में इंटरव्यू लेती है ब्रॉन ब्रेकर का और ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पर क्लियर करते हैं कि देखो मैं तो बहुत लंबे टाइम तक चैंपियन रहने वाला हूँ और जेउसो मैं तुम्हें फिर से मौका दे दूंगा जब आज मैं तुम्हें हराऊंगा, तुम्हारी धज्जियां उड़ाऊंगा क्योंकि मैं लंबे समय तक चैंपियन रहने वाला हूँ। देखते हैं भाई कितने लंबे समय तक। इसके बाद जे ऊसो जो है बैक स्टेज में तैयार होते हैं अपनी मैच के लिए जहां पर सैमी ज़ेन आते हैं और वो कहते हैं कि देखो वो चैंपियनशिप मेरी थी, उसके अब वो ब्रॉन के पास है, लेकिन जब तुम उसे जीत कर लाओ उसे, मुझे को बहुत खुशी होगी अगर तुम उसे जीत कर यहाँ पर लाओगे तो सबको दिखा दो ईट। जिसके बाद ये अपना उसी वाली हरकतें करके यहाँ से चले जाते हैं। जे ऊसो अपनी एंट्रेंस करते हैं भाई बाहुबली स्टाइल में, पूरे अरीना को हीट एनर्जी के साथ भर देते हैं। शो के ऊपर मेन इवेंट में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस जे ऊसो का मैच होता है जिसमें ब्रॉन ब्रेकर भाई 2 कमर्शियल चले जाते हैं। ब्रॉन ब्रेकर जे ऊसो को बुरी तरीके से धो रहे होते भाई, मतलब बहुत बुरी तरीके से। मैं सोच रहा था भाई ये वो मैच है भाई जिसके लिए हम इतने एक्साइटेड थे। जे ऊसो इतना क्यों पिट रहा है भाई। लेकिन भाई लास्ट के 5 मिनट में जो इस मैच में होता है भाई इट वाज ग्रेट। जे ऊसो कम बैक करते हैं इस मैच में एक समॉन ड्रॉप से। उसके बाद भाई ब्रॉन ब्रेकर फ्लैगनेट लाइनर हिट करते हैं। उसके बाद जे ऊसो की तरफ से हीट और ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से बू चीजें होती है। ये दोनों इस मैच को रफ्तार पकड़ा होते हैं। ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पर गोल्डबर्ग बन जाते हैं, स्लैम हिट करते हैं और फिर रिंग साइड पर जाकर एक बहुत ही तगड़ी स्पीयर हिट करते हैं भाई पूरे रिंग की तरफ से भागकर जे ऊसो को। उसके बाद जे ऊसो को रिंग के अंदर लाते हैं और एक दूसरी स्पीयर के लिए जाते हैं, भागते हैं, लेकिन जे ऊसो रिवर्स काउंटर स्पीयर लगा देते हैं भाई यहाँ पर। उसके बाद टॉप रोप पर चढ़ते हैं, यहाँ पर ऊसो स्प्लैश हिट होता है, पिन होता है 1 2 लेकिन 3 नहीं होता क्योंकि किक आउट हो जाता है यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से। जिसके बाद भाई जे ऊसो को उठना चाहिए ना, उसने हिट किया है, लेकिन यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर उठते हैं भाई और वो भी पूरी एनर्जी के साथ चार्ज होकर जे ऊसो जो है रिंग साइड पर चले जाते हैं बैरिकेड्स के पास। जिसके बाद ब्रॉन ब्रेकर को दिखता है कि भाई मैं बैरिकेड तोड़ सकता हूँ तो वो भागते हैं स्पीयर के लिए, लेकिन काउंटर स्ट्राइक में मिलती है एक सुपर किक। जे ऊसो यहाँ पर उसके बाद खुद बैरिकेड तोड़ते हैं एक जबरदस्त स्पीयर के साथ। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर को उठाते हैं, रिंग के अंदर ले जाते हैं और रिंग के अंदर ले जाकर एक और स्पीयर हिट करते हैं, टॉप रोप पर चढ़ते हैं, ऊसो स्प्लैश हिट करते हैं, पिन होता है 1 2 3 हिट हो जाता है क्योंकि हमारे नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाते हैं द मेन इवेंट जे ऊसो। और ये एंडिंग देखकर भाई मंडे नाइट रॉ की, क्योंकि यहाँ पर जो है जे ऊसो की चैंपियनशिप विनिंग के साथ ईट सेलिब्रेशन के साथ जो है ये शो खत्म हो जाता है। और क्या बढ़िया मोमेंट था भाई, क्या शॉकिंग एंडिंग मंडे नाइट रॉ पर देखने को मिली है भाई। ट्रिपल एच ने साबित कर दिया कि भाई सब चीजें प्रेडिक्टेबल नहीं होती, शॉकिंग चीजें मुझे देना आता है। भाई जो लोग भी ये कहते हैं कि ट्रिपल एच कह रहा है में शॉकिंग चीजें नहीं होती, सब कुछ प्रेडिक्टेबल होता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर उस चीज को गलत साबित करवा दिया भाई ट्रिपल एच ने। ट्रिपल एच ने बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज दे दिया यहाँ पर। जे ऊसो इतने लंबे टाइम के बाद भाई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन चुका है भाई, उसे इतने सालों से हारते हुए देखा है हर एक सिंगल चैंपियनशिप मैच में, चाहे वो रोमन रेंस के अगेंस्ट हो, कोडी के अगेंस्ट हो या किसी के भी अगेंस्ट हो, लेकिन फाइनली उसे जो है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मिल चुकी है जिसके ऊपर भाई पूरी दुनिया हैरान है, काफी लोग इमोशनल है और जहां पर जे ऊसो भी पूरी तरीके से इमोशनल है। लेकिन वो जब चीजें ऑफ एयर हो जाती है तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रोमो कट करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि इतने सालों के बाद जो है फाइनली मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन चुका हूँ, मेरी पहली सिंगल चैंपियनशिप मेरे पास आ चुकी है। तो जिन लोगों ने भी मेरा साथ दिया उनको मैं धन्यवाद कहता हूँ और जितने भी हेटर्स हैं उन सभी को ही। तो भाई
बहुत ही बढ़िया चीज़ देखने को मिली है। लेकिन भाई मेरा ओपिनियन इस पे जानना चाहोगे तो भाई जे उसो को ये चैंपियनशिप इसलिए दी गई है क्योंकि भाई बहुत जल्द उसे ब्लड लाइन स्टोरी में फिर से डालना है। लेकिन अगर उसे फिर से ब्लड लाइन स्टोरी में डाल दिया और वो भी बिना चैंपियन बनवाए तो फिर भाई जे उसो के ऊपर सवाल उठेंगे कि भाई तूने ब्लड लाइन छोड़ी क्यों थी। मतलब तो फिर वही हो जाएगा ना कि भाई उसने ब्लड लाइन छोड़ी भी कुछ उखाड़ नहीं पाया इसलिए भाई ब्लड लाइन में वापस आ चुका है। लेकिन अब जब ये बंदा ब्लड लाइन में जाएगा तो वहां पर इसकी रिस्पेक्ट होगी कि तूने ब्लड लाइन छोड़ी थी, तूने कुछ करके दिखाया उसके बाद, इसलिए हम तेरी इज्जत करते हैं, सब लोग तेरी इज्जत करते हैं। तो भाई जे उसो ने फाइनली वो चीज़ साबित कर दी कि क्यों वो ब्लड लाइन से निकलना चाहते थे, क्योंकि वो अकेले भी बहुत शाइन कर सकते हैं। तो भाई मैं तो बहुत खुश हूँ जे उसो के लिए। तुम्हारे थॉट्स जो है कमेंट में बताओ। और जे उसो ने भाई इस चैंपियनशिप के साथ जो है ट्रिपल एच के साथ एक फोटो भी क्लिक करके डाली है भाई, जो कि बहुत ही बढ़िया है भाई। और इसके बाद भाई शो के ऊपर काफी सारी क्लिप्स दिखाई गई थी, यानी कि शो के ऊपर ही, जिसमें भाई प्योर फ्यूजन कलेक्टिव का भी एक क्लिप दिखाई गई थी जिसमें भाई वो अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि भाई हम है प्योर फ्यूजन कलेक्टिव और हम सब कुछ बदल देंगे। लेकिन इसके अलावा भाई अंकल हाउडी व्हाइट सिक के भी एक क्रिपी ट्रिप क्लिप दिखाई गई थी जिसमें भाई उन्होंने QR कोड भी डाला है। और QR कोड को स्कैन करने के बाद मुझे तो घंटा को समझ नहीं आया, लेकिन पिछली बार जो स्कैन किया था भाई पिछले मंडे नाइट रॉ का, उससे मुझे एक चीज़ समझ में आई कि कुछ ना कुछ ज़रूर होने वाला है। कोई फीमेल रेसलर भाई आने वाली है, रिटर्न करने वाली है, और शायद वो एलेक्सा ब्लिस हो सकती है, या फिर भाई ब्रॉन स्ट्रोमन के भी टीजर्स चल रहे, तो भाई पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन जो भी होगा एंड में देखेंगे। फिलहाल भाई मेरा इसमें मत्था गोल करने का कोई शौक नहीं है मुझे, क्योंकि भाई इस QR कोड के अंदर जितनी चीज़ें होती है भाई उनको सॉल्व करना भाई मैथ से भी ज़्यादा मुश्किल है भाई, सच बता रहा हूँ। लेकिन भाई इसके बाद जो भाई एक बहुत ही अलग चीज़ दिखाई गई थी भाई, एक तरफ से गॉडजिला आता है, दूसरी तरफ से किंग कॉन्ग आता है और दोनों आपस में कोलाइड होकर एक पंच बजाते हैं और सामने पोस्टर आता है मॉन्स्टर स्टैंडिंग स्ट्रोमन वर्सेस रीड का मैच कार्ड दिखाया जाता है जो अगले हफ्ते होने वाला है मंडे नाइट रॉ के ऊपर। जो ये टीजर बनाया इन्होंने भाई, ये गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का जो एक टीजर आया था भाई उससे पूरा तरीके से रिजेंबल है भाई, पूरा पूरा वही है। लेकिन मैं इसे कॉपी नहीं बोलूंगा, इंस्पायर्ड है भाई, इंस्पायर्ड है। मुझे लगता है कि भाई कोई बॉलीवुड का बंदा जरूर बैठ चुका है भाई पीछे जाके वहां पर WWE में। पहले अगले हफ्ते के लिए कोफी किस्टर वर्सेस चैट गेबल के मैच को भी ऑफिशियल कर दिया गया है और इसके अलावा जेवियर वुड्स वर्सेस रे मिस्टीरियो का भी मैच जो है ऑफिशियल कर दिया गया है भाई। तो कोफी किस्टन तो फेस साइड पर जा रहे हैं और जेवियर वुड्स जो है हील साइड पर जा रहे हैं, और बहुत जल्द भाई शायद रेसलमेनिया 41 वो जगह होगी जहां पर हमें जेवियर वुड्स वर्सेस कोफी किस्टन का एक मैच भी देखने को मिल सकता है। तो भाई देखते हैं कि वो क्या होगा वो सिनेरियो। तो तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इन सभी चीजों के बारे में मुझे कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, और हाँ, यीट।